बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान। हम बात करेंगे आज भी वर्ल्ड कप जो 2022 इस वक्त चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। वहां पर बड़े मुकाबले हो रहे हैं। आज मुकाबला इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का जारी है। आयरलैंड की दावत पर ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग कर रही है और एक विकेट गंवा चुकी है। डेविड वार्नर आउट हो गए। 3 रन बनाए थे उन्होंने। एरन फिंच क्रीज पर मौजूद हैं और उनके साथ मिचेल मार्श अभी आए हैं। 13 रन, एक खिलाड़ी आउट। 2.4 ओवर का खेल हुआ है। इस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के ने जो मैच खेला, पाकिस्तान की जो अपोजिशन है उस पर हम बात करेंगे। भारत को कल शिकस्त हुई, उसके मुहर्रिकात क्या थे उस पर हम बात करेंगे। और विराट कोहली के साथ एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ है, वो मैं प्रोग्राम के दौरान आपको बताऊंगा। उस पर हम बात करेंगे। हारून रशीद साहब मेरे साथ बैठे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत सारी इनकी जहतें हैं। क्रिकेट बोर्ड के साथ काम किया अपनी क्रिकेट छोड़ने के बाद। जब टेस्ट मैच क्रिकेट खेला करते थे, वो छोड़ने के बाद क्रिकेट बोर्ड के साथ बहुत सारी पोजीशंस पे काम किया और बहुत खूब काम किया। उसमें से भी एक काम इनका आज तक याद किया जाता है क्योंकि बहुत ही बड़ा काम था वो। उस पर भी हम बात करेंगे। बदी उज़्ज़मा साहब मेरे साथ बैठे हैं। बदी भी एक बहुत ही हम जहद शख्सियत के मालिक हैं। बदी साहब सहाफ़ी होने के साथ साथ अब तो तजज़ियाकार माशाल्लाह बन गए और बहुत नपे तुले और बहुत ही डायरेक्ट तजज़िये करते हैं। नाम लेते हैं जहाँ ज़रूरत होती है, काम बताते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों हज़रात का। ठीक है बदी भाई, ज़बरदस्त। बदी भाई क्यों अफसरदा है? मैं क्यों अफसर हूँ? नहीं क्यों अफसर यार, पाकिस्तान की टीम मुश्किल में, आप अफसरदा नहीं है? नहीं तो मुश्किल में मैंने डाली है। मुश्किल में किसने? आपने डाली है। मुश्किल में जिसने डाली है उसको मुश्किल में इंडिया ने डाली है पाकिस्तान की टीम को। कल क्या इंडिया ने डाली है? कल मैच कहाँ से इंडिया ने डाली? अच्छा मुझे ये बताएं यार, इंडिया अगर जीतेगा तो आप जो है वो उसमें रहेंगे। क्यों आप इंडिया पे रिलाई कर रहे हो? आप क्रिकेट खेलने नहीं गए? नहीं तो आप नहीं, आप कैचेस छोड़ेंगे कैसे? ये कैच छूट गया और 134 रन पे जिस तरीके से उन्होंने अगली टीम को रोक के रखा। कोई भी टीम ये नहीं चाहती आसिफ भाई कि वो मैच हारे। ऐसा नहीं होता। जैसा बैट्समैन, विराट कोहली जैसा फील्डर, इतना फिट फील्डर इतना आसान कैच छोड़ देगा? आपका बाबर आजम कैच छोड़ देता है, आपका रिजवान कैच छोड़ देता है, आपका बड़े बड़े चीते फील्डर कैच छोड़ देते हैं। तो उस वक्त जब छूट गया तो कुछ नहीं, यानी कि वो करें तो बुरा, हम करें तो सब अच्छा। ऐसा नहीं होता आसिफ भाई। मतलब कुछ तो हो ना। अब मैं कोच हारून रशीद साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लेता हूँ। मतलब वो कैच जो विराट कोहली से छूटा, वो छूटना चाहिए था। देखिए ये चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए कि एरर्स तो कहाँ नहीं होते। आप फ़र्क देख लें इस पूरी क्रिकेट में जो इस वक्त वर्ल्ड कप में हो रही है। आप देखेंगे जो बेटर फील्डिंग टीम्स हैं, जिन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया, आई थिंक वही विनर्स हैं। अगर आप कल ही के मैच की बात कर रहे हैं जैसे इंडिया और आप साउथ अफ्रीका की, आप उसके अदर हैंड में साउथ अफ्रीका की फील्डिंग देखें ना। द वे उन्होंने जो कैचेस किए वो तो मतलब आउटस्टैंडिंग नेचर के कैचेस थे। रबादा का जो कैच था, आई थिंक इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो वो लोग सुपर एथलीट्स हैं। देखिए हमारे यहाँ चाहे हम जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लें, हमारा जो ब्रॉटअप है मे बी वो उस एथलेटिसिज्म पे नहीं होता जो कि बाहर के ममालिक में होता है, क्योंकि उनको अर्ली स्टेजेस पे ही ऐसे इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि उनकी उठान ही जो है एक अच्छी एथलेटिक बॉडी पे, प्लस उनका जो खुराक का सिलसिला है वो बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू सब कॉन्टिनेंट। तो ये तो डिफरेंट चीज़ हो गई। दूसरा देखें, जहाँ तक आप क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं ना, मसला ये होता है कि हम क्रिकेट को एनालाइज करते हैं, हम मैच को एनालाइज करते हैं। उसमें ऑब्वियसली अगर कोई टीम बुरा कर रही है तो हमें कहना पड़ेगा ना कि वो बुरा कर रही है, लामहला वो पाकिस्तान हो या कोई और टीम हो। अब पाकिस्तान ने इस स्टेज पे आने की वजह क्या हुई कि पाकिस्तान मैचेस अपने हार गया, तो हम क्यों डिपेंड कर रहे हैं किसी और के ऊपर? मेरे अपने नज़दीक जो पाकिस्तान टीम का थिंक टैंक है उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए था। क्या ये हमने कहा था कि आप 2 अनफिट प्लेयर्स को ले जाएं? देखिए कल बड़ा इंटरेस्टिंग एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा जिसमें शाहीन आफरीदी खुद कह रहे हैं कि मैं मैच फिट नहीं हूँ। अब इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है कि एक प्लेयर ये कह रहा है कि मैं मैच फिट नहीं, 3 महीने से मैं मैच नहीं खेला हुआ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। आप सोचें कि एक शख्स जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल रहा है वो कह रहा है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं टू गेट माय फिटनेस बैक, और वो इतने इंपॉर्टेंट मैचेस खेल रहा है। तो इसमें तो कहीं ना कहीं तो इश्यूज हैं ना। हम जो सिर्फ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करते हैं कि अब बुमराह भी तो अनफिट हो गए थे, उसको निकाल दिया, शामी तो को ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें ये वर्ल्ड कप इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर की टीमें, आप मुझे बता दें, आप जब से वर्ल्ड कप्स हुए हैं कौन सी ऐसी टीम है जो मुसलसल जीत रही है? कभी ऑस्ट्रेलिया जीतता है, कभी इंग्लैंड जीतता है, कभी वेस्ट इंडीज जीतता है। जिस दिन जिस टूर्नामेंट में जो टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी वो जीतेगी। बड़ी अच्छी बात की हारून भाई ने, इशारा दिया शाहीन आफरीदी के इंटरव्यू की तरफ
ये तो बहुत अजीब बात है कि वो खुद कह रहा है कि मैं अनफिट हूँ। आसिफ भाई वो तो अब कह रहा है ना, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि अनफिट है। हम जब वो उसने जो टीम को ज्वाइन किया था ऑस्ट्रेलिया में, तो हमने कह दिया था कि अनफिट है, इसको जब तक जो है वो मैच प्रैक्टिस नहीं मिलती, इसको जो है इतने बड़े इवेंट पे नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन कल तो बेहतर बॉलिंग नहीं, क्या बेहतर बॉलिंग आसिफ भाई, अगर एक बंदा आकर तेज बॉल कर देता है, वो थोड़ा सा भाग लेता है, आपको दिखा देता है कि हाँ भाई मैं फिट हूँ, तो खुद जब वो क्यों कह रहा है फिर? मेरे ख्याल में आपको ये सोचना चाहिए, आप हसनैन को लेके गए हुए, आप उसको टूर पे तो नहीं लेके गए हुए, उसको आप वहाँ पर सैर कराने तो नहीं ले गए, आप एक आध मैच खिलवा के उसको दिखा दें कि वो कैसा मैच खेल में ऑस्ट्रेलिया में खेलने का, ऑस्ट्रेलिया में खेला भी है और वहाँ उसने परफॉर्म भी किया है। तो मेरे ख्याल में एक प्लेयर जब खुद ही कह रहा है कि मैं 3 महीने आउट ऑफ टच रहा, क्रिकेट नहीं खेली, मैं वहाँ अकेला भी रहा, मैं अपसेट भी रहा, तो उसको अगर आप मैच खिलाएंगे तो अब बातें निकलेंगी। जब आप मैच हारते हैं ना, जब आप जीत रहे होते हैं ना, तो कोई नहीं पूछता, कोई नहीं कहता, सब बुराइयां छुप जाती हैं। अब आप मैच हार रहे हैं, तो हारने के साथ साथ वो यही चीज़ होगी, जी मैं मुकम्मल फिट नहीं था, मैं 90% फिट था। उसमें नहीं, उसने एक और चीज़ ऐड कर दूं, उसने कहा लेकिन मेरा ड्रीम था कि मैं वर्ल्ड कप मैंने खेलना है। सो इट्स मीन्स कि उसमें इंडिविजुअल की भी चाह थी कि वो खेलेगा, और जो सिलेक्शन कमेटी हो गई है, जो टीम मैनेजमेंट है, वो भी चाह रहे थे कि वो टीम में हो। सो दिस इज़ वेयर जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट सुप्रीम होता है, फिर आप इंडिविजुअल्स को नहीं देखते। हम देखें, हम पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी वजह से पाकिस्तान नहीं है। सो अपने मुल्क के लिए जब आप खेलते हैं तो आपको सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। मैं इस पे बिलीव करता हूँ। तो ये फैसले कौन ले रहा है और किसको ये फैसला नहीं लेना चाहिए? देखिए, हम तो सारा मलबा उठा के डाल देते हैं चीफ सेलेक्टर पे। मेरे ख्याल में इसमें चीफ सेलेक्टर की गलती नहीं है। जो मैंने पूरा जाविया देखा है उसमें के मुताबिक, जब भी आप 16 या 18 लड़कों की टीम देते हैं तो ऊपर जो सबसे बड़ा साइन होता है ना, वो चेयरमैन साहब का होता है, और चेयरमैन साहब उसको देखते हैं, उसमें से नाम काट देते हैं, कहते हैं ये नाम सही नहीं है, इसको डाल दो, ये सही नहीं है, इसको डाल दो। तो मेरे ख्याल में ये जब आप बड़े आपकी गलती करेंगे तो नज़र सारा जो है वो चीफ सेलेक्टर पे गिरता है। तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, और अगर आपने कर भी दी थी तो आप उसको 1-2 मैच में, वही कह रहा था, 2 मैच शुरू के बिठा देते, 2 मैचों में हसनैन को इन कर देते, आपको पता चल जाता कि क्या हुआ। अब आप जिम्बाब्वे से हारने के बाद, एक मैच हारे, जिम्बाब्वे से मैच हारने के बाद आगे आपकी खाई है, पीछे आपके समंदर है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, आगे जाएंगे फिर भी गिरेंगे, पीछे। ये इतनी बड़ी वीडियो क्यों निकलवाई? ये किसी के कहने पे उसे निकाली होगी ना। पीसीबी में तो ये रिवाज नहीं है कि प्लेयर अपनी मर्जी से बोल दे। देख, पीसीबी हो सकता है कि वो वहां पर बात कर रहा हो, क्रिकेइन्फो जो है, तो सिद्धार्थ को इंटरव्यू दिया, लेकिन उसने बात तो पीसीबी से की होगी ना कि मैंने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। तो पीसीबी तो वहाँ असल में सर सब अपने जो है ना, वहाँ किसी बताने वाला कौन है? अभी आपके तो हेड कोच ने भी वहाँ एशिया कप के दौरान किसको इंटरव्यू दे दिया था, आपको पता ही है। तो उस वक्त भी बातें हुई थी कि भाई आप मैच खेलने गए हैं या इंटरव्यू देने के लिए गए हैं। ये इन चीज़ों पे तो पाबंदी होती है। जब आरून भाई आपको सही बताएंगे कि जब आप किसी टूर पे जाते हैं तो बगैर जो है वो पीसीबी की परमिशन के, बगैर मैनेजमेंट की परमिशन से तो कोई नहीं कर सकता। तो अगर आप कैसे, हेड कोच को किसने परमिशन दी थी कि आप जाके बात करें? देखिए, इस दफ़ा तो अब ये होना, कुछ अरसे से ये हो रहा है कि अब बाकायदा एक मीडिया का एक बंदा जो है वो साथ होता है, जो सारी मीडिया की जो अपॉइंटमेंट्स हैं या जो भी इंटरव्यूज़ हैं उनको वो हैंडल करता है। जितने भी बाहर के बोर्ड के जितने भी लोग होते हैं, जिन लोगों ने भी जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं या जर्नलिस्ट हैं, वो उस बंदे को अप्रोच करते हैं कि जी हमने फलाने को इंटरव्यू करना है, और फिर वो उसको टाइम उसको सेट करके देते हैं और उसके बाद वो इंटरव्यूज़ होते हैं। सो ये ऐसे नहीं हो सकता कि इंडिविजुअल जाकर खुद से वो कर सके। और छोटी सी मिसाल आसिफ भाई एक और मैं आपको दूं कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर आई तो जब हमारा मीडिया, आपको याद है कि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए तो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो एकदम जो उनका मीडिया का जो बंदा था वो एकदम देख के हैरान रह गया। उसने कैमरे की, हमारी जो कैमरास थे उसकी तस्वीर खींची और जाके उसने सोशल मीडिया में डाल दी कि भाई ये कोई तकरीब नहीं हो रही, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो ये देखिए वो लोग कितना थोड़ा सा कतराते हैं। चलें, इस तरह से ये जहते हैं, ये स्टेप्स हैं मुख्तलिफ चीज़ों की तरक्की के। लेकिन खैर इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्समैन, जहां दुनिया के दूसरे फास्ट बॉलर्स विकेट ले रहे हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में अब तक जो फास्ट बॉलर्स हैं उनका जो तादाद है विकेट लेने की वो ज़्यादा है स्पिनर से मुकाबला अगर किया जाए। वहीं जहां अजदीप सिंह को हमने देखा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है,
बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने कल भी। वहाँ शाहीन शाह अफरीदी दूसरे मसलों में फंसे हुए हैं, ये वजह क्या है, इस पर थोड़ी सी और डिटेल में हम बात करना चाहेंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने क्या जानबूझ के खुद से खेलने को तरजीह दी है या उनको खिलाया गया है? ऑब्वियसली देखें, इसमें जिस लेवल के ऊपर वो पहुंच गए हुए हैं, ऑब्वियसली अगर एक शख्स होता यही है कि बाज़ दफ़ा चीज़ें जब इतना सीनियर प्लेयर हो, अगर वो कह देता है कि जी मैं ठीक हूँ और मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तो उसकी बात को मानना पड़ता है। अगर फॉर इंस्टेंस टीम मैनेजमेंट ने या सिलेक्शन कमेटी ने या चेयरमैन ने अगर उनसे पूछा होगा भाई क्या पोजीशन है, और वो ऑब्वियसली मेडिकल पैनल भी तो था ना जो तो इंग्लैंड में गए हुए थे, उनकी तरफ से भी तो ओके हुआ होगा, तो उसके बाद इनको खेलने की इजाज़त मिली ना। जैसे फ़खर जमान को 2 मैचेस रेस्ट कराने के बाद उनको खिलाया। सो ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन आई थिंक इसी के साथ साथ जो आपने अभी बात की जिसमें फास्ट बॉलर्स की डोमिनेंस का आपने जिक्र किया, देखिए उसका रीज़न ये है कि प्रॉब्ली जितने भी मैंने वर्ल्ड कप देखे हैं, ये पहला वो वर्ल्ड कप है जिसमें बॉलिंग ओरिएंटेड पिचेस बनी है। जो कंडीशंस हैं वो बॉलर्स को साजगार हैं और ख़ास तौर पर फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, और यही वजह है कि आपके बैट्समैन, दुनिया भर के बैट्समैन जितने भी हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, खास तौर से टॉप ऑर्डर एग्जैक्टली। जब फास्ट बॉलर्स आपके ऊपर अटैक करेंगे तो टॉप ऑर्डर पर ही अटैक होता है ना, और T20 में टॉप ऑर्डर चलता है तो आपका स्कोर 200 के करीब जाता है। जब टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो मिडिल पीरियड में तो आपको स्ट्रगल करने पड़ते हैं ना कि यार विकेटें भी बचानी है, रन्स भी करने। सो मेरे अपने नज़दीक ये पहली पिच है जिसके ऊपर रियल सेंस में बैट्समैन टेस्ट हुए, और चाहे वो होम कंडीशन, यानी ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन भी इसमें टेस्ट हुए। अभी आपने देख लिया कि उसने एक आउट कर लिया है, डेविड वार्नर आउट हो गए। सो मेरे अपने नज़दीक इसीलिए आप देखेंगे 130, 140, 150 के ऊपर बहुत ही क्लोज मैचेस हो रहे हैं। सो मेरे अपने नज़दीक ये वर्ल्ड कप स्पेक्टेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसा नहीं था जैसे कि वो चाहते हैं कि छक्के और चौके की बारिश हो, इसमें थोड़ा सा बॉलर्स बड़ा खुश हुए होंगे कि कम से कम हमें भी तो कुछ मिला, वरना हम तो छुपते फिरते थे। आसिफ भाई कल जो मैच हुआ साउथ अफ्रीका और भारत का मैच हुआ, उसमें आपने साउथ अफ्रीकन की बॉलिंग देखी, आपने नॉर्थ जी की बॉलिंग देखी, आपने नेगेटिव की बॉलिंग देखी, और आपने जो है वो पार्टनर की, तो जिस तरीके से वो और 153-52 की स्पीड से वो गेंद कर रहे थे, और ये नहीं कि गेंद को इधर उधर, उन्होंने लेंथ पे 152-53 बहुत स्पीड होती है भाईजान। 101 आखिरी बॉल उसने की है, नोजी ने 153 की है, 153 की है उसने। तो कहने का मकसद है उन्होंने एक लाइन पे बॉल किया, और बड़े बैट्समैन थे इंडिया के, कुछ छोटे बैट्समैन नहीं है, सिर्फ सूर्या कुमार यादव के अलावा कोई भी उनका बैट्समैन जो है उनके आगे नहीं टिक सका। और सबसे बड़ी बात है जो अरुण भाई ने बात की कि उनकी जो फील्डिंग है, अगर जो उनका बॉलर अच्छी गेंद कर रहा है तो फील्डर कैच नहीं छोड़ रहा, तो यही वजह है कि उनके जो कैचेस 2 से 3 कैचेस हुए हैं, एक रबादा ने लिया, एक और फील्डर ने लिया, तो कैचेस जब आप पकड़ेंगे तो फिर आप मैच जीतने की तरफ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे फास्ट बॉलिंग में, उनकी फास्ट बॉलिंग में ये फर्क, सबसे बड़ा फर्क जो है फिटनेस का है, सबसे बड़ा फर्क फिटनेस का है। 3 ओवर के बाद ही फिट नजर आ रहा है वसीम, सिर्फ वसीम, नसीम शाह तो नसीम शाह देखिए अब वो क्या, हारिस रऊफ तो कर ही रहा है। देखिए हारिस रऊफ इसमें नो डाउट की बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। नसीम शाह में वो चीज़ नहीं है, हम जो एक बंदे को लेके आते हैं, चढ़ा देते हैं कि वो ये कर देगा, वो कर देगा। अभी 22 को आप 8, 10, 20 मैच खेलने दें, उसके बाद उसके ऊपर बात करें। 4 मैच खिलाने के बाद उसको कह देते हैं कि हमें वर्ल्ड क्लास बॉलर मिल गया, ऐसा नहीं होता। आप किसी इनके बड़े बड़े रबादा कितने मैच ही खेल चुका है, बहुत कितने मैचेस खेल चुका है, उसके बाद देखिए ना वो लोग अपने एक चीज़ को बनाते हैं और फिर जाके आगे अप्लाई करते हैं। हम जो है वो शुरू में ही कह देते हैं जी भाई ये तो पता नहीं कौन सी फास्ट बॉलर से हम मिला देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेनिस लीली से आपने मिलाया, डेनिस लीली ने आपने मिलाया था, मैं आपको मना कर रहा था, मैंने कहा आपने कहा यार डेनिस लीली वाला स्टाइल नहीं, और यार स्टाइल सिर्फ डेनिस लीली वाला है। और दूसरा ये है कि आप शाहीन शाह अफरीदी की बात हम कर रहे थे, बार बार करें, इस वजह से कि जब उस वक्त हम बोले थे तो पीसीबी वाले नाराज होते थे कि भाई क्यों आप बात कर रहे हैं, क्यों नहीं वो मुकम्मल। आपका डॉक्टर का पूरा पैनल जो है वहाँ पर मौजूद है, क्या उसने बता दिया कि मैं फिट हूँ तो उन्होंने ठीक है जी क्लियर है, उन्होंने चेक नहीं किया? यही होता है पाकिस्तान में, ऐसे ही होता है। आप ये बताइए हारून भाई कि जो एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं, जो इसने साउथ अफ्रीका के नाम लिए, मैं न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर भी शामिल करूँगा इसमें, सऊदी और बोल्ट, तो एक्सपीरियंस इन पिचेस पे इसका मतलब है ज़रूरी है। बिल्कुल एक्सपीरियंस और उसके बाद एक्यूरेसी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप बैट्समैन को कब मजबूर करते हैं कि वो गलती करे। आपने 3 से 4 डॉट बॉल दी तो नेक्स्ट 2 बॉल्स के ऊपर तो उसने रन्स बनाने ही बनाने हैं। कल भी अगर आप देखें, आई थिंक इंडियन बॉलर्स ने भी बुरी बॉलिंग नहीं की, बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की उनके। अगर वो कैच ड्रॉप ना होता तो सिचुएशन बिल्कुल और टेंस हो जाती। अब दूसरी तरफ आप देखें कि फिर मिडिल ऑर्डर का इम्पैक्ट देखें। सूर्या कुमार ने अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली बचाया और कम से कम इतने रन्स करके दिए कि जिसमें टीम फाइट कर सके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कितनी मुश्किल पोजीशन में साउथ अफ्रीका की टीम भी आ गई हुई थी।
और अगर आप उसको माकरम को और उसकी अगर मिलर की इनिंग को निकाल दें तो वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। सो दिस इज जो कॉन्टेस्ट था ना, उसका जो इंजॉयमेंट थी वो ये थी कि दोनों टीमें एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही थी। और आई थिंक जिसने अपने चांसेस अवेल किए, देखें मैं हमेशा से बिलीव करता था कि मैंने इससे पहले भी एशविन को देखा हुआ है मुख्तलिफ जगहों पे। एक ज़माने में आपको याद होगा शायद आफरीदी ने इसको डेथ ओवर्स में छक्के मार के, उसका वो कॉन्फिडेंस लेवल इस किस्म के गेम्स में मैंने हमेशा नीचे देखा है। सो मे बी कहीं ना कहीं वो गलती अपने सिलेक्शन में कर गए। मेरे ख्याल में वो जो चाहल या काहल जो लेग स्पिनर उनका है, प्रॉब्ली वो ज्यादा उनको यहाँ पे कर जाता बनस्पत अश्विन के। उन्होंने बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद अश्विन कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें, फिर दूसरी बात करें। वो असल में जो चाहल है उसने जो एशिया कप में बॉलिंग की, तो मेरे ख्याल में वही देख के कि वहाँ पर एक आध मैच अच्छा खेल गया था ईश्वन, तो इस वजह से इन्होंने कहा कि चाहल की जगह में ऑफ स्पिनर शायद वहाँ पर काम आ जाए, तो उन्होंने ईश्वन को ले लिया और चाहल को बाहर कर दिया। तो मेरे असल में यहाँ पर आसिफ भाई ज़्यादातर आप देखिए स्पिनर का गेम नहीं है, स्पिनर का गेम वहाँ होता है जहाँ एशियन कंडीशन हो। तो ये सोच के भी इंडिया ने किया होगा कि हम फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप देखें ना 4 फास्ट बॉलर के साथ जो है वो न्यूजीलैंड जा रहा है, 3 से 4 फास्ट बॉलर के साथ जो है वो साउथ अफ्रीका जा रहा है, पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रहा है, तो सारे अब ऑस्ट्रेलिया 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रहा है। तो वहाँ की जो विकटें हैं वो बाउंसी विकटें हैं, तो वहाँ पर फास्ट बॉलर को हिट करना इतना आसान नहीं है। स्पिनर को फिर भी आप निकल के मार सकते हैं। नहीं, स्पिनर फिर वो रखते हैं वो जिसके ऊपर चांस होता है कि वो आउट कर लेना, तो लेग स्पिनर जैसे महाराज निकल किए इसी तो जैसे आप देखेंगे आप शादाब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। शम्सी भी नहीं खेल रहा, शम्सी को उन्होंने बाहर किया, पहले मैच में 3 आउट किए उसने। 2 स्पिनर की जरूरत नहीं थी ना, पिच ऐसी थी। सो मेरे अपने नजदीक जैसे शादाब जितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि ये ऐसे ऑप्शन होते हैं, गुगली कर दी, लेग ब्रेक कर दिया, क्योंकि जो फिंगर स्पिनर होते हैं वो तो 1 डायमेंशनल होते हैं। चलें अभी एक ब्रेक लूंगा। तो ऑस्ट्रेलिया को दूसरा नुकसान हो चुका है, 64 रन पर दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ है। मिचेल मार्श बड़ा अच्छा कैच लिया था विकेटकीपर ने और इस वक्त 64 रन बनाए हैं और 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 8.3 ओवर का खेल हो चुका है। हम बात तो कुछ और ही कर रहे थे, अब दूसरी बातें करें। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ हारून भाई, विराट कोहली ने, अभी मैं पढ़ रहा था, उसके कमरे में कोई चला गया और उसने वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। तो विराट कोहली इज़ नॉट हैप्पी। बहुत ही स्ट्रेंज बात आप बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स होते हैं। मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जो क्लीनिंग स्टाफ होता है, जो कमरों वगैरह को साफ़ करता है जब आप चले जाते हैं, मे बी उन्हीं में से कोई हो सकता है और उसने अपने किसी दोस्त को दिया और उसने उसको जो है वो मीडिया पे। लेकिन आई थिंक ये बहुत ही अलार्मिंग है, क्योंकि ये चीज़ें तो ये तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आप अपने कमरे में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है ना कि जो स्पोर्ट्समैन होता है थोड़ा सा अनरूली भी होता है, कभी कोई चीज़ वहाँ फेंकी, लेकिन बड़े बड़े नीटली हर चीज़ कई ऐसे हैं। ये अच्छा नहीं, कई ऐसे भी हैं, लेकिन यू नेवर नो कि उसने उसको साफ करने के बाद ली हुई हो, तो ये इशू नहीं। वैसे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने तो बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन को भी देखा है जिनको पता ही नहीं होता कि उनकी चीज़ कहाँ पड़ी कहाँ नहीं। बहुत सारे ऐसे भी क्रिकेटर्स हैं जो बहुत नीट एंड क्लीन अपने आप को, चीज़ों को हैंगर में लगाना, ये करना वो करना। सो ये है, लेकिन आई थिंक ये बहुत ही गलत चीज़ है जिसने भी की। तो टिकटॉकर थे कोई, उन्होंने वीडियो डाली, उसके बाद कमेंट्री भी वो करते जा रहे हैं कि किंग कोहली का कमरा देखें, किंग कोहली ने जूते किस तरह से रखे हुए हैं, किंग कोहली का ये देखें वो देखें। तो विराट कोहली ने वही वीडियो उठा के अपने इंस्टाग्राम पे डाल दी और बड़ा नाराज़ हुआ। ये वाक़या, इस तरह के अजीब अजीब वाक़यात तो हुए हैं, लेकिन इस तरह का वाक़या आसिफ भाई देखिए, आईसीसी का बड़ा इवेंट है और इसमें बड़े खिलाड़ी हैं और इसमें मैनेजमेंट को और वहाँ की जो इंतज़ामिया है उसको ख़ास तौर पर सोचना होगा कि खिलाड़ियों के कमरे तक कोई कैसे पहुँच गया। इस तरह के एक्सीडेंट पहले भी हो चुके हैं, आपको मालूम है। तो ये चीज़ें ज़्यादा वो डेंजर हो जाएं, उससे बेहतर है कि मेरे ख्याल में या तो कोई सफाई करने, जैसे अरुण भाई ने कहा, कोई गया होगा उसके पीछे कोई यूट्यूबर उसके साथ चल रहा होगा और वो उसने देखा कि भाई कमरा खुला हुआ, उसने जाके सारी चीज़ें बना ली। तो ये चीज़ें वैसे नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, इन चीज़ों से ये होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। खिलाड़ी भी प्रेशर में आ जाता है कि क्यों, क्या वजह है कि कोई मुझे कोई वॉच कर रहा है। मैं ज़हनी तौर पे बिल्कुल आई एम पैरानोइड, उसने ये कहा। बिल्कुल सही कहा। बड़ा इतना बड़ा वर्ल्ड कप खेल रहा है, उसको आगे जाके बड़े मैचेस खेलने, तो हो सकता है वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाए कि भाई ये कौन है। बहुत सारे लोगों हमारे यहाँ तो बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं उनके ऑफिस में गई हैं खवातीन टिकटॉकर्स,
ये चलता है, होता हाँ, है। लेकिन बिल्कुल टेरिबल। ऐसे ही। देखिए आसिफ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखें, इट्स नॉट ओनली कि ये हम क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। आपको मोनिका सेलिस का भी वो वाकया याद होगा जिसको पीछे चाकू स्टैप कर दिया मार था। दिया तो इसलिए जो प्लेयर्स का जो सिक्योरिटी का एलिमेंट है वो बहुत पैरामाउंट होता है, ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी, होटल मैनेजमेंट के लिए भी। सो ये बहुत बड़ा ब्रीच है। और वो रियल सेंस में जो अगर कोहली परेशान है तो क्योंकि कुछ और भी, फॉर इंस्टेंस वहाँ अगर कोहली मौजूद होता और किसी कोई बुरी नीयत के साथ अगर कोई बंदा अगर वहाँ घुसा तो उसको नुकसान भी तो पहुंचा सकता था। और अब इंडिया क्रिकेट बोर्ड या इंडियन टीम इंतजामिया ने क्या किया, ये तो अभी तक नहीं आई ये बात, लेकिन ये स्टोरी एक इम्पैक्ट है। बिल्कुल इस पे बात करनी चाहिए, चाहे बीसीसीआई बात करे, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड बात करे, आईसीसी से बात करनी पड़ेगी कि इस तरह के मजीद वाक़यात नहीं, क्योंकि अब टीमें अब फाइनल की दौड़ है और अब सारी टीमें जो हैं वो अपने अपने जो पूरा अपना एतमाद है या पूरा पूरा उनका जहन है वो सिर्फ फोकस होगा। तो आप भी तो रहे टीम के साथ, आप तो बड़ी पोजीशन पर रहे। हाँ, लेकिन वो हमें तो सिक्योरिटी का स्टाफ बाकायदा होता था। देखें बाहर के ममालिक में प्रॉब्ली सिक्योरिटी का आंसर वो नहीं होता है जब दूसरी टीमें यहाँ पर आती हैं। हम तो उनको बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ जो सिलसिले होते रहे, क्योंकि यहाँ पर बदकिस्मती से वो हमको रिस्क लेना चाहते हैं बहुत ही। हाँ हाँ, और तो अच्छा इसलिए करते हैं। वो देखिए हमें तो प्लेयर्स को ये भी बाज़ दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है मरहूम हनीफ मोहम्मद साहब को कि वो उनको मना कर दिया था कि आप हाथ ना मिलाइएगा किसी भी स्पेक्टेटर से, कि पता नहीं वो ब्लेड से आपका हाथ काट दें, कुछ कर दें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमने देखी हैं। लेकिन प्लेयर्स तो उसी वक्त अपने आप को महफूज फील करेंगे ना कि जब वो समझेंगे कि हमारे साथ फूड प्रूफ अरेंजमेंट्स हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में जहाँ वर्ल्ड कप खेल रहे हैं वहाँ पर टॉप क्लास अरेंजमेंट होने से। अब थोड़ा सा और मैं किसी और टॉपिक की तरफ आता हूँ। अभी आयरलैंड ऑस्ट्रेलिया तो चल ही रहा है और पाकिस्तान ने अपना मुकाबला जीत लिया है, बहुत अच्छा जीता है। हारून भाई की एक और मैंने बात आपको बताई थी कि बहुत सारे प्लेयर्स जो आज स्टार्स हैं वो हारून भाई की ही नज़र से गुजरे थे, और जब ये सिलेक्टर थे या टीम के मैनेजर थे या कोच थे या जूनियर टीम के साथ थे उस वक्त आपने दिए थे। आप अगर 5 खिलाड़ी मैं पूछूं कि कौन से हैं आप जो समझते हैं जिस पर आप यू फील प्राउड? देखिए एक तो चीज़ ये है कि देखें इसमें ऑब्वियसली लोग कहीं ये ना समझेंगे आप अपने आप को बोस्ट करने के लिए यहाँ। मैं तो सिर्फ एक चीज़ पे बिलीव करता था कि जो भी आपको असाइनमेंट मिलती है ना उसको आपने ईमानदारी के साथ अंजाम देना है और बग़ैर किसी फेवरेटिज़म के जो आप मेरिट पे समझते हैं वो करें। तो अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि मैंने कोशिश यही की। आई थिंक मेरे नज़दीक अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बहुत सारे नाम ले सकता हूँ। शाहिद आफरीदी उसमें से एक हैं, वकार यूनुस उसमें से एक हैं, सकलैन मुश्ताक उसमें से एक हैं। सकलैन मुश्ताक का तो किस्सा बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम अंडर 19 का ट्रायल्स ले रहे थे तो हमने हर एसोसिएशन से 10-10 नाम मांगे हुए थे। उन 10 नामों में जो लाहौर से आए थे उसमें सकलैन मुश्ताक का नाम नहीं था। कैंप का दूसरा दिन था और एक बच्चा मेरे पास आया एक लेटर लेके कि किसी ने उसको कहा था कि हारून भाई से मिल लो, वो तुम्हें ज़रूर देख लेंगे और अगर तुम समझोगे कि वो अगर वो तुम्हें समझेंगे तुम्हें वो मौका दे के देख लेंगे, अगर वो तुम अच्छे हुए तो वो ले लेंगे। हमारा 2 सेशन में होता था, मैं कोच भी था और मैं सिलेक्टर भी था। उस ज़माने में मरहूम हसीब एहसन चीफ सिलेक्टर थे, ज़हीर अब्बास थे उसमें और उसके बाद शफीक पापा थे उसमें सिलेक्शन कमेटी के पैनल में। मैंने उसको कहा ठीक है तुम आओ, मैं सुबह के सेशन में तुम्हें बॉलिंग करा के देख लेता हूँ क्योंकि दोपहर को सिलेक्टर्स आते हैं, अगर तुम अच्छे हुए तो मैं उनको भी दिखा दूँगा। उसने जब बॉलिंग करना शुरू की तो ये इसका जो ये आम बॉल था जो ये ड्रिफ्ट करता है, दूसरा जिसको जो बाद में दूसरा नाम हो गया उस बॉल का और जिससे उसने बहुत सक्सेसफुल हासिल किया और वो उस ज़माने में बैटिंग भी बहुत अच्छी करता था। तो मैंने उसको पहले बॉलिंग करवाई तो मैंने तो एकदम से पिक कर लिया कि यार ये तो बड़ी यूनिक किस्म की ये बॉलिंग कर रहा है जो कि इफेक्टिव हो सकती है। 94 में ये शायद अंडर न्यूजीलैंड की टीम यहाँ आई हुई थी अंडर 19। सो जब उसने बॉलिंग मैंने कहा था तुम बैटिंग भी करके दिखाओ, बैटिंग भी जब उसने की तो वो भी उसने बैटिंग में अच्छी वो बैटिंग कर रहा था। तो जब दोपहर को ये आए तो मैंने मरहूम हसीब एहसन साहब से कहा कि मैंने कहा देखें इस तरह एक बच्चा आया है जो जिसका नाम लिस्ट में नहीं है 70 की, लेकिन मुझे वो लड़का में पोटेंशियल नज़र आता है, तो अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा दूँ उसको। कहता है यार हमारा तो काम ही यही है, अगर अंडर 19 लेवल के ऊपर ही तुमने अच्छे लड़कों को पिक करना है ना। ज़हीर भाई ने भी यही कहा और उसके बाद शफीक पापा ने भी कहा हाँ हम देख लेंगे। जब उनको दिखाया तो ऑब्वियसली उसमें वो चीज़ नज़र आई उनको भी। हसीब एहसन साहब तो मरहूम तो खुद भी ऑफ स्पिनर थे, ज़हीर इतने बड़े क्रिकेटर रहे, मतलब वो खेले हुए थे, शफीक पापा का भी एक्सपीरियंस बहुत था, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि हाँ इसको। और वकार यूनुस को कैसे आपने पिक किया? वकार यूनुस का ये था कि मुल्तान की तरफ से हम उस ज़माने में मैं UBL का कोच था। और ये किस सन की बात है? ये अर्ली स्टेजेस में जब उस ज़माने में विल्स कप हुआ करता था, इफ़ यू रिमेंबर। मैं ये बहुत पुरानी 88 89 की बात इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान से पहले नहीं,
पहले विल्स कप का टूर्नामेंट होता था, उसके बाद जो फाइनल टीम है वो उस पर खेला करती थी। सो ये मुल्तान की तरफ से आए थे, मुल्तान की तरफ से 2 मैच खेले थे, एक मैच हमारे खिलाफ खेले और एक मैच जो है वो ये पीआई के खिलाफ खेले। हमारे मैच में इन्होंने 4 ओवर में 35 रन दिए, पीआई के खिलाफ भी इन्होंने कोई ज़्यादा रन दिए, लेकिन जो उसकी स्पीड, जो रन अप और ये सारी चीज़ें थी, ये हमें सिकंदर, हम लोग सब जो भी थे, हमने कहा यार ये तो लड़का बहुत तेज़ बॉलिंग करता है, इसको क्यों ना हम ले लें। तो इसाक पटेल भी हुआ करते थे, इरफान मिर्ज़ा हमारे उस ज़माने में स्पोर्ट्स हेड, तो हमने कहा कि नहीं हम इसको ले लेना चाहिए ताकि हम इसको ग्रूम करें। तो उसको फिर हमने अपने यूबीएल में लिया 1500 रुपये की महाना पर। उसके बाद हमने जब इसको खिलाया, बहुत अच्छा किया, तो उसी दौरान अंडर 19 इंडिया की आ रही थी। तो मैंने जब सिलेक्शन कमेटी की उस पर, मैं उसका हेड कोच भी था, तो मैं जब सिलेक्शन पैनल पे बैठा तो उस ज़माने में जावेद वर्की जो थे वो चेयरमैन थे सिलेक्शन कमेटी। तो उन्होंने कहा यार टीम बना रहे थे, तो मैंने कहा जी देखें एक फास्ट बॉलर है, बिल्कुल रॉ है, उसको किसी ने नहीं देखा लेकिन बहुत तेज़ बॉलिंग करता है। उन्होंने कहा कौन? वकार यूनुस। उन्होंने कहा यार हमने तो ये नाम ही नहीं सुना हुआ। सल्लू भाई भी उस सिलेक्शन कमेटी में थे, हमने तो ये नाम ही नहीं सुना हुआ। मैंने कहा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वकार यूनुस बहुत तेज़ बॉलिंग करते हैं और ये मुझे लगता है प्रॉमिस है इनमें, ये आगे जाके अच्छे बॉलर बन सकते हैं। तो उन्होंने उसको मेरे कहने पे टीम में रख लिया। सो दिस इज़ वेयर जो मैं फील करता हूँ कि आपकी आई होती है, आप देखते हैं, आप समझते हैं कि इसमें पोटेंशियल है और वो आगे जाके अगर वो लड़का मेहनत करके ऊपर चला जाए तो आई थिंक ये वो सेटिस्फाइंग पॉइंट्स होते हैं कि आपने जिन प्लेयर्स को पिक किया और उसके बाद वो लड़के जाके बहुत ग्रेट स्टार्स हो गए। आपको नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में यूनुस खान का और दूसरे खिलाड़ी ये तो इसको तो देख लेते हैं, इसको मिस कर गया। नहीं, एक और बात बताऊं, देखिए अब इन्होंने कहा ना कि इन्होंने वकार यूनुस को पिक किया, इन्होंने सकलैन को पिक किया, इन्होंने शायद अफरीदी को पिक किया, लेकिन जब ये लड़के, जब ये स्टार बन जाते हैं, जब ये अच्छा हो जाते हैं, तो उसके बाद अपने उन मौसमों को क्यों भूल जाते हैं? मौसमों को याद करने का तरीका बता दो। असल में तरीका ये है ना, देखिए कभी ऐसा हुई होता है जैसे एक प्रोग्राम हो रहा है, भले नहीं आप तारीफों के पुल करते हैं, तो ये वहाँ पर जब बहुत सारी उनसे बातें पूछी जाती है ना कैरियर के बारे में, आपने क्या किया था क्या नहीं किया था, उसको कहते हैं यार तो मैं तो कुछ भी नहीं था, मुझे तो हारून भाई जो है ऐसे ही मैं खेल रहा था, लेके आ गए थे। वसीम अकरम को इसका क्रेडिट मैं दूंगा। वसीम अकरम ने हमेशा जावेद मियादाद को रिगार्ड किया है। बिल्कुल, देखिए ना ये जावेद मियादाद को हमेशा बदी की नाम ये लेते पॉइंट हैं। देखें, ये पॉइंट बदी का जावेद मियादाद ने वसीम अकरम को मैं सिर्फ आपको ये बता, देखिए आप एक देखें ना माशाल्लाह, आप हम स्कूल लेवल के ऊपर, कॉलेज लेवल के ऊपर हमारे साथ बहुत सारे उस्ताद होते हैं, और उनके हाथों से निकले हुए कोई बंदा कहाँ से कहाँ निकल जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो उस्ताद तो वहीं खड़ा रहता है, बाकी जो है वो नई नई जगहों पे जाके अपना बड़ा नाम बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ज़र्फ वही है कि जब ऊपर चले जाएं तो उसके बाद आपसे अगर मैं पूछूं, ऐसे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि किसी एक का नाम मैं पूछूं कि जिसने आपको हमेशा पे बैक किया है, हमेशा रिगार्ड किया है। स्टिल देखिए मैं कभी ये नहीं कहूँगा, क्योंकि जब भी ये मिलते हैं दे गिव यू रिस्पेक्ट। तो ये मुझे तो यही सिर्फ ये होता है कि मुझे देखिए एक उस्ताद के लिए क्या है कि वो जब अपने शागिर्दों को देखे कि वो कहाँ से का शागिर्द भी नहीं कहूँगा, क्योंकि देखें पोटेंशियल तो उन्हीं में होता है ना, हमने तो सिर्फ उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी होती है। पब्लिकली मैं कहूँगा, नाम ले देता हूँ मैं, एक ही प्लेयर है शाहिद अफरीदी जिसने इनका हमेशा नाम लिया। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा। शाहिद अफरीदी इनका शायद और अफरीदी ने मेरा सलाउद्दीन नाम भी लिया है यार, रहने दो यार, क्योंकि हम साथ खेले हैं। छोड़ो, नहीं, ये तो बात माने ना, ये मेरा तो नाम मेरा भी लिया अपनी कि बात हम है। दोनों साथ खेला करते कहाँ थे। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, कहाँ आप बात कर रहे वो हो? भाई शाहिद अफरीदी। चलो यार बात सुनो, अब आयरलैंड का ऑस्ट्रेलिया से मैच चल रहा है और आयरलैंड इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 78 रन, 2 खिलाड़ी आउट। ये मुकाबला होगा, जो भी नतीजा इसका आता है उसका क्या असर अंदाज होगा वो ग्रुप के ऊपर, उस पर हम बात करेंगे। आज का प्रोग्राम में काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की, यकीनन आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको पसंद आया होगा। हम इजाज़त चाहते हैं आपसे, खुदा हाफिज़।